नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। इससे पहले हमने चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मर्केंटलिज्म अर्थात वाणिज्यवाद की विचारधारा की। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड के अंदर पहली थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, जो कि एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है 1757 में लिखी हुई वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ को हमारे इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार जब कोई देश विदेशी व्यापार में प्रवेश करता है, एंट्री लेता है, तो उसे विशिष्टीकरण और कुल संसाधन आवंटन से लाभ होता है। विदेशी व्यापार नई तकनीक और कौशल लाने में भी मदद करता है, जो उच्च उत्पादकता की ओर ले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत लाभ के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधात्मक और संरक्षणवादी, व्यापारवादी या वाणिज्यवादी विचारधारा के एक मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है या विकसित किया गया था। उन्होंने इस सिद्धांत में मुक्त व्यापार की आवश्यकता को व्यापार के प्रगतिशील विस्तार और राष्ट्रों की बढ़ती समृद्धि के लिए एकमात्र मजबूत गारंटी के रूप में स्वीकार किया था। स्मिथ के अनुसार मुक्त व्यापार श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को बढ़ावा देता है। हर देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण हासिल करता है जिसे वह दूसरों की तुलना में सस्ते दर पर उत्पादित कर सकता है। निसंदेह आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के नारों को समय समय पर उठाया जाता रहा है, लेकिन सभी देशों को अभी तक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो पाई है। मुक्त और निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को ऐसे वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय में विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन दे सकता है जिसमें वे अन्य देशों की तुलना में कुछ निरपेक्ष लाभ रखते हैं या प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में एडम स्मिथ लिखते हैं कि एक देश को दूसरे देश पर जो निरपेक्ष लाभ प्राप्त है वह स्वाभाविक है या हासिल किया हुआ है, एक्वायर्ड है या नेचुरल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक एक देश के पास वे लाभ हैं और दूसरा उन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो दूसरे देश के लिए हमेशा यह अधिक फ़ायदेमंद होगा कि वह उस वस्तु के घरेलू उत्पादन के बजाय उससे पहले देश से आयात करे या खरीदे। तो ऐसी स्थिति में जब किसी देश को एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वह अपने यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करे और उसका निर्यात करे, और जो दूसरी वस्तुएं हैं उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले कंट्री से आयात करे। तो इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। जब देश लागत में निरपेक्ष लाभ के आधार पर विशेषज्ञ होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह एक दर्जी अपने जूते नहीं बनाता और शूकर अपने स्वयं के सूट की सिलाई नहीं करता, और दोनों जूते और सूट का आदान प्रदान करते हैं और दोनों ही इससे बेनिफिट उठाते हैं या लाभ कमाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश एक जो ए है उस वस्तु का निर्यात करे जिसे वह देश बी से कम लागत पर उत्पादन कर सकता है, और उस वस्तु का आयात करे जिसे वह देश बी से कम लागत के साथ उत्पादित कर सकता है, अर्थात जिस वस्तु को ए कम लागत पर उत्पादित कर रहा है वो उसको बी को निर्यात करे, और जिसको वह बी की तुलना में अधिक लागत पर उत्पादन कर रहा है तो वो बी से उसको आयात करे। तो इस तरीके का जो व्यापार होगा वो दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये इन्होंने बताया कि जो कॉस्ट एडवांटेज है उसका बेनिफिट व्यापार में लिया जाइए। इसके बाद उन्होंने कुछ मान्यताएं बताई अपने सिद्धांत के बारे में। वो थे कि दो देश होंगे और वो दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इस तरीके से इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग बराबर होगा, और उत्पादन का एकमात्र साधन उन्होंने श्रम को मानते हुए अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट उनकी मान्यता थी कि देशों के भीतर उत्पादन के कारकों की पूर्ण गतिशीलता है, यानी कि देश के अंदर उत्पादन साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। प्रवियन लागतों की अनदेखी की जाती है दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच आदान प्रदान में, और विशिष्टीकरण से पहले देश के संसाधनों को समान रूप से प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो भी उत्पादन के साधन है वो सभी वस्तु के उत्पादन में बराबर मात्रा में लगे हुए हैं, चाहे वो एफिशिएंट हो चाहे से नहीं हो। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से उसको समझाया है कि जो दो देश हैं उनके नाम ए और बी हैं, और जो दो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं वो एक्स और वाई हैं। तो इन वस्तुओं के उत्पादन की लागत को उनके उत्पादन में शामिल श्रम के संदर्भ में मापा जाता है कि कितना श्रम उसमें लग रहा है। यदि मान लीजिए प्रत्येक देश के पास दो दो मानव दिवस का श्रम उपलब्ध है और प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में वो बराबर विभाजन करेंगे, तो एक एक मानव दिवस दोनों वस्तुएं एक्स और वाई के उत्पादन में लगाएंगे। इसके बाद दोनों देशों में जो एक एक श्रम दिवस का उपयोग अलग अलग वस्तु के उत्पादन में लगाने पे कितना कितना उत्पादन दोनों वस्तुओं का प्राप्त होता है, हम नीचे देख रखे हैं टेबल में। तो मान लीजिए देश ए को देखते हैं, तो एक श्रम इकाई उसने लगाई है एक्स वस्तु में, तो उसके पास 20 वस्तुएं, एक्स वस्तु की 20 इकाइयाँ उत्पादित करता है, और एक श्रम इकाई लगा करके वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ उत्पादित करता है।
और घरेलू विनिमय दर उसकी देखा जाए तो 2x और 1y है, अर्थात 1x के लिए वो आधी y लेना पसंद करेगा। इसी तरीके से बी देश में देखें तो एक श्रम इकाई का उपयोग x वस्तु के अंदर करते हुए 10 इकाइयाँ बना रहा है x की, और एक श्रम इकाई का उपयोग करते हुए y वस्तु में 20 इकाइयाँ बना रहा है। तो उसके लिए घरेलू विनिमय की दर हो गई 1x इकाई के लिए वो 2y की इकाई लेने या देने के लिए तैयार होता है। तो ये इनका घरेलू विनिमय दर है जो कि एक दूसरे से अलग अलग है, और इसी वजह से घरेलू विनिमय दरों में अंतर होने की वजह से वो लोग व्यापार के लिए राजी हो जाएंगे या व्यापार उनके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ यह भी पता लग रहा है कि ए देश जो है वो एक्स वस्तु के उत्पादन में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है। तो हमने देखा कि देश जो ए देश है वो एक श्रम इकाई के साथ में x की 20 और y की 10 इकाइयाँ बना सकता है। दूसरी तरफ बी जो है एक श्रम इकाई का उपयोग करते हुए x की 10 और 20 y की 20 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। तो हमें पता लग रहा है कि ए को x के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, जबकि बी को वस्तु y के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। तो देश ए क्या करेगा व्यापार की स्थिति में, और अंतर जो आंतरिक उसकी विनिमय दर है वो है कि 0.5 इकाई के y के बदले में वो x की 1 इकाई देने को तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार देश बी है जो वो x की 1 इकाई से अधिक के लिए y की 2 इकाइयाँ देने को तैयार हो जाएगा। तो अब यदि देश ए वस्तु x और देश बी y वस्तु के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण करें तो इनमें दोनों देशों को लाभ होगा। तो इस स्थिति में दोनों को व्यापार से लाभ होगा। शेष की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।